वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो लोग जिनका डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है, बोले तो थर्ड पर्सन, उनकी ओपिनियन कब रेलेवेंट हो सकती है। इस चीज के रिगार्डिंग भारतीय साक्षी अधिनियम में सेक्शन 39 से 45 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। इन सेक्शन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 से लेकर 51 तक के प्रोविजन हुआ करते थे। सेक्शन 39 जो भारतीय साक्षी अधिनियम में दे रखा है उसका सबसेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 होता था एंड सबसेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45A होता था। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 40 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 46 होता था। भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 41 में जो सबसेक्शन 1 है वो सेक्शन 47 होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में एंड सबसेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 47A हुआ करता था। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 42 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 48 होता था। सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 49 होता था। सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 50 होता था। सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 51 हुआ करता था। बाकी जो अंदर कंटेंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है ना, वो मैं साथ साथ में जब हर एक सेक्शन भारतीय साक्षी अधिनियम का आपको कराऊंगी उसके साथ साथ वो चीज आपको बताती जाऊंगी। बाकी अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 39 दो बातें बताता है। सबसे पहली बात ये बताता है कि एक्सपर्ट होता कौन है। तो ये कहता है कि अगर फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या किसी अदर फील्ड से संबंधित किसी पॉइंट पर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है, राय बनानी है कोई, या फिर किसी की हैंडराइटिंग या फिंगर इंप्रेशन की पहचान करवानी है, तो तब इनमें से किसी भी फील्ड में जो भी पर्सन स्पेशली स्किल्ड है उस पर्सन को माना जाएगा उस फील्ड का एक्सपर्ट, और उसकी ओपिनियन यहां पर सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 में हो जाएगी रेलेवेंट फैक्ट। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो बिलोंग कर सकते हैं फॉरेन लॉ की फील्ड से, साइंस से, आर्ट से या किसी भी अदर फील्ड से, फोरेंसिक साइंस से बिलोंग कर सकते हैं। दूसरी बात, सेक्शन 39 ये बताता है कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसमिट की गई है या स्टोर की गई है और उसके संबंध में कोर्ट को मदद चाहिए, तो फिर ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर होता है वो एक्सपर्ट माना जाता है और उसकी हेल्प यहां पर कोर्ट ले सकती है। तो सेक्शन 39 में जो पहली बात सबसेक्शन 1 में दे रखी है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में होती थी, और दूसरी बात जो दे रखी है ये होती थी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 45A में। तो जिस भी फील्ड के संबंध में ओपिनियन लेने के लिए हम किसी एक्सपर्ट को पकड़कर लाए हैं वो उस फील्ड का पैरितुस होना चाहिए। पैरितुस जो कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, और कोई पर्सन किसी फील्ड का एक्सपर्ट तब होगा जब वो उस पर्टिकुलर फील्ड के संबंध में स्किल्ड हो, नॉलेज वगैरह रखता हो, या फिर वो उस प्रोफेशन से ही बिलोंग करता हो और उसके बारे में उसको स्किल और नॉलेज वगैरह जो भी चीज़ है वो हुई है प्रैक्टिस करने से, ऑब्जर्वेशन करने से एंड केयरफुल स्टडी वगैरह करने से। तो यहाँ पर एक्सपर्ट विटनेस कौन हो सकता है? लाइक कोई मेडिकल ऑफिसर, केमिकल एनालिस्ट, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, डीएनए एक्सपर्ट, फोरेंसिक साइंस वाले एक्सपर्ट, इवन एक स्टूडेंट भी एक्सपर्ट हो सकता है। ये कहा गया था कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता के केस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी स्कूल के टीचर की ना हैंडराइटिंग आइडेंटिफाई करवानी है कि वो हैंडराइटिंग उसी टीचर की है या नहीं, तो तब उसके किसी भी स्टूडेंट से हम ये चीज करा सकते हैं। वो स्टूडेंट अगर फेमिलियर है अपने टीचर की हैंडराइटिंग से, वो अपने टीचर की हैंडराइटिंग से संबंधित नोट्स वगैरह रिसीव करता है उसके टीचर के द्वारा लिखे हुए, तो तब वो वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये उसके टीचर की हैंडराइटिंग है या नहीं। ओके, तो फिर यहाँ पर वो स्टूडेंट भी हो सकता है एक्सपर्ट। तो सेक्शन 39 में जो फील्ड्स मेंशन है उनमें से सबसे पहली हमारे पास आती है फॉरेन लॉ। तो जो फॉरेन लॉ होता है उसको ना दो तरीकों से अपन लोग प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जिस पर्सन को फॉरेन लॉ का स्पेशल नॉलेज है, स्पेशली जो पर्सन स्किल्ड है, जिसको हम कहेंगे फॉरेन लॉ की फील्ड का एक्सपर्ट, उसकी ओपिनियन
अंडर सेक्शन 39 हो जाएगी रेलेवेंट, उसको बुला के हम फॉरेन लॉ प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जिस कंट्री के फॉरेन लॉ के संबंध में कोर्ट को ओपिनियन चाहिए, उस कंट्री के गवर्नमेंट के अथॉरिटी के तहत जो भी बुक उस लॉ से संबंधित प्रिंट हो रही है, पब्लिश की जा रही है, उसका रेफरेंस ले सकती है डायरेक्टली कोर्ट। फॉरेन लॉ एक्सपर्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉरेन लॉ में स्पेशलाइजेशन किए हुए प्रोफेसर, या फिर जिनको इंटरनेशनल लॉ का नॉलेज होता है वो वाले प्रोफेसर वगैरह, या फिर इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किए हुए प्रैक्टिसिंग लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी। सेकेंडली, साइंस और आर्ट, ये ऐसे फील्ड है जिसमें काफी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। लाइक साइंटिफिक एक्सपर्ट की एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट, टेक्सोलॉजिस्ट, मेडिकल एग्जामिनर वगैरह। आर्ट फील्ड के एक्सपर्ट हो सकते हैं हिस्टोरियन, क्यूरेटर, इसके अलावा जियोलॉजिस्ट वगैरह हो गए। और उन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कोर्ट को ओपिनियन चाहिए तो कोर्ट ऐसे पर्सन से ओपिनियन लेता है जिस पर्सन ने उस सब्जेक्ट का स्पेशल स्टडी किया हो या जिस पर्सन को उस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेडिकल ओपिनियन चाहिए होती है तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, फिजिशियन के पास या फिर सर्जन वगैरह के पास। और मेडिकल ओपिनियन बेसिकली किन बातों के संबंध में ली जाती है, लाइक जो डेथ हुई है उसका कारण क्या था, मृतक की एज क्या थी, क्या फिजिकल कंडीशन थी, इन सब चीज़ों के बारे में। अगर कोई डिजीज़ हुई है या कोई डिजीज़ से मरा है तो उस डिजीज़ का क्या सिम्टम था, क्या कॉज हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या नेचर है उस डिजीज़ के, उस रोग के। और अगर किसी की बॉडी पर इंजरीज़ वगैरह मिली हैं तो वो इंजरीज़ का नेचर क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट से वो की गई हैं, टाइम क्या होगा इंजरी का, कितनी घातक थी वो इंजरी, और फ्यूचर कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं उन इंजरीज़ के। इसके अलावा जो रेप के विक्टिम होती है और जो रेप का एक्यूज होता है उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। दोनों की बॉडी पर जो इंजरीज मिलती है ना, उससे मेडिकल ऑफिसर ये ओपिनियन देते हैं कि जो विक्टिम के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया गया क्या वो कंसेंसुअल था। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर दो मेडिकल विटनेस थे और दोनों ने जो भी ओपिनियन दिया वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है, मैच ही नहीं खा रही है, और दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, तो तब दोनों में से जिसका भी ओपिनियन, जो डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है केस के या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवेलेबल है केस के, उनको सपोर्ट करता हो, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन पर ही यहाँ पर कोर्ट फिर रिलाई करेगी और उसी को वो एक्सेप्ट करेगी। वहीं अगर मेडिकल एविडेंस जो दिया गया है मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा, वो आई विटनेस ने जो ओरल एविडेंस दिया है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उससे मैच नहीं खा रहा है, तो तब कोर्ट प्राथमिकता देती है आई विटनेस की टेस्टिमनी को, आई विटनेस ने जो ओरल एविडेंस दिया है ना उसको। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 326 में भी मेडिकल विटनेस के डिपोजिशन के रिगार्डिंग प्रोविजन दिया गया है कि मेडिकल विटनेस का डिपोजिशन एविडेंस में लिया जा सकता है, इवन बिना उस मेडिकल विटनेस को कोर्ट में बुलाए। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स भी आपको पता होने चाहिए जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 329 में मेंशन है, और ये आपके ना एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये पूरी लिस्ट आपने याद रखनी है। तो गवर्नमेंट केमिकल एग्जामिनर हो गए, गवर्नमेंट असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ हेफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ अ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट सीरोलॉजिस्ट और एनी अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट जो कि बाय द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पास करके स्पेसिफाई किया जाए या फिर सर्टिफाई किया जाए फॉर दिस पर्पस, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जो ट्रैकिंग डॉग होते हैं ना, जिनको क्राइम डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, और उन डॉग्स के जो ट्रेनर होते हैं वो बताते हैं कि डॉग कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों कर रहा है, उससे जो भी मतलब अनुमान वो लगाकर बताते हैं। तो उस तरह के जो एविडेंस हैं उनको भी सेक्शन 39 में रेलेवेंट माना जाता है, और यहाँ तक कि उनको ना साइंटिफिक एविडेंस भी कहा जाता है। ये कहा गया था अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, बट बात वही है कि ये वाले जो एविडेंसेस होते हैं ट्रैकिंग डॉग वाले, ये ज़्यादा वैल्यू पोजेस नहीं करते हैं। नेक्स्टली जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनकी ओपिनियन एडवाइजरी नेचर की होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करवाना है कि ये पर्टिकुलर हैंडराइटिंग जो है जिसकी हमें लग रही है ये उस पर्सन की है या नहीं, तो तब हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को हायर करते हैं एंड वो फिर मैच करके बताता है कि जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है वो सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग है या नहीं। बट ये ओपिनियन कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है, ये इज अ काइंड ऑफ वीक एविडेंस जिसको ना कोरोबरेट किया जाना अदर एविडेंसेस से ज़रूरी होता है। बाकी हैंडराइटिंग को प्रूव करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड तो देखो ये है कि एज पर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम, जिस पर्सन ने
जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो खुद ही कह दे कि हाँ भाई ये मैंने ही लिखा है, बात खत्म। सेकेंडली, जिस पर्सन ने किसी को लिखते हुए देखा है तो वो आई विटनेस एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 खुद ही आकर कोर्ट में टेस्टिफाई कर सकता है कि देखो इस पर्सन को मैंने लिखते हुए देखा था ये डॉक्यूमेंट और साइन करते हुए देखा था, तो ये इसी पर्सन की हैंडराइटिंग है। और ये चीज़ सेक्शन 55 में कही गई है कि जो पर्सन जो चीज़ देखता है वही आके कोर्ट में उसको टेस्टिफाई करना चाहिए। ओके। तीसरा तरीका है कि जो पर्सन किसी की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है, फैमिलियर है, क्योंकि वो उससे लिखी हुई चीज़ें रिसीव करता है, लाइक ड्यूरिंग देयर कम्युनिकेशन या इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो तब वो उस हैंडराइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकता है एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। ओके। अगला तरीका है कि जो कोर्ट है वो खुद कंपेयर कर सकती है एज पर सेक्शन 72 जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है उसको सस्पेक्टेड की हैंडराइटिंग से, और इस चीज़ के लिए ना वो सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग के सैंपल मांग सकती है कि भाई लिख कर दे, ताकि हम डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग से तेरी हैंडराइटिंग को मैच कर सके, कंपेयर कर सके। और उसके बाद कोर्ट अपनी खुद की ओपिनियन बना सकता है कि आखिर डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग उस सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग है या नहीं। नेक्स्टली, अगर कोर्ट को किसी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में ओपिनियन फॉर्म करनी है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं और जिस पर्सन का वो इलेज किया जा रहा है उस पर्सन का है या नहीं, तो तब कोर्ट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू की उसकी ओपिनियन ले सकता है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग सेक्शन 41 के सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 47A होता था। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं उनकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा वैल्यू पोजेस करती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ऐसी चीज़ है जो हर एक पर्सन का बिल्कुल अलग होता है, और हर एक पर्सन का उसके जन्म से लेकर टिल द डेथ जो फिंगरप्रिंट है वो सेम ही रहता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी दो इंडिविजुअल ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनका फिंगर इंप्रेशन सेम हो। तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की जो राय है वो सेक्शन 39 में रेलेवेंट हो रही है, बट जो फिंगरप्रिंट हैं वो कौन से सेक्शन के तहत रेलेवेंट माने जाते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट्स वगैरह ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट माने जाते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 में जैसे कि हमने पढ़ा था एनी अदर फील्ड, ये टर्म जब ये सबसेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में मौजूद होता था तो तब वहां पर ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसको न्यूली ऐड किया गया है। तो इस फील्ड में काफी सारे एक्सपर्ट आ सकते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वगैरह। इनके अलावा बैलिस्टिक एक्सपर्ट और डीएनए एक्सपर्ट वगैरह जो होते हैं उनकी ओपिनियन भी सेक्शन 39 में रेलेवेंट होती है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट बेसिकली वो एक्सपर्ट होते हैं जिनको ना स्पेशलाइजेशन होता है प्रोजेक्टाइल्स और फायर आर्म्स में, जो ये बता सकते हैं कि क्राइम में कौन सा गन इन्वॉल्व था, किस गन से कोई पर्टिकुलर बुलेट डिस्चार्ज किया गया, किस टाइम पर डिस्चार्ज किया गया, कितने डिस्टेंस से डिस्चार्ज किया गया, और जो वेपन है वो लास्ट टाइम कब यूज़ किया गया था। तो बेसिकली अगर मान के चलो कोई ऐसा मामला सामने आया है मर्डर का जिसमें इन्वॉल्व है फायर आर्म, लाइक जिस पर्सन को मारा गया गन से मारा गया, ठीक है, तो अब ऐसे मामलों में ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलिस्टिक एक्सपर्ट की टेस्टिमनी लेना। अगर टेस्टिमनी बैलिस्टिक एक्सपर्ट की ना ली जाए ऐसे मामलों में और ये मामला आधारित हो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर, तो तब सिग्निफिकेंट गैप माना जाता है ऐसे केसेस में। ये कहा गया था प्रतिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2023 के केस में। अब एक्सपर्ट की जो ओपिनियन कोर्ट लेता है उस ओपिनियन की क्या एविडेंशियल वैल्यू होती है, क्या सिर्फ उसी के आधार पर किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है? तो इस चीज के रिगार्डिंग देखो, सबसे पहली चीज कोर्ट को करनी होती है कि मतलब जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट की किसी पॉइंट पर ओपिनियन कोर्ट ले रही है, कोर्ट को पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई वो वाकई में उस फील्ड का अंडर द लॉ एक्सपर्ट माना जाता है या नहीं, और अगर नहीं माना जाता तो उसकी ओपिनियन को डिस्कार्ड कर सकती है। और एक्सपर्ट की ओपिनियन को ना बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, और इसीलिए एक्सपर्ट का ना एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किसी डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट वगैरह बना कर दी तो कई बार ना उसको भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं और उसको एग्जामिन किया जाता है एंड उसको क्रॉस वगैरह किया जाता है, तो ये चीज भी की जानी चाहिए। इन हथियारों को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था ये चेक करने के लिए कि जंग ही जून को इन्हीं हथियारों से मारा गया था या नहीं। इस टेस्ट के रिजल्ट मुझे कल ही मिले थे, इसलिए मैं पहले आपके सामने ये सबूत पेश नहीं कर पाया। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं फॉरेंसिक डॉक्टर के स्टेटमेंट को भी सुनना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इसी हथियार से जंग ही जून का कत्ल किया गया था। हम आपका स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे। हाँ, अगर हम जख्म की साइज को देखते हैं और हथियार की साइज को देखते हैं तो दोनों की साइज एक दूसरे को बिल्कुल फिट बैठती है। जंग ही जून के कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था वो किसी ने जानबूझकर लगाया होगा ताकि मेरे डिफेंडेंट फंस जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, पर हमारे पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। ऐसा होना पॉसिबल है ना?
दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तो इस तरह से एक्सपर्ट का कोर्ट में एग्जामिनेशन होना चाहिए। बाकी ध्यान ये रखना है कि एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। उस पर रिलाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको कोरोबरेट करना पड़ता है जो अवेलेबल डायरेक्ट एविडेंस है या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना, उनके साथ, तभी हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। बिना इंडिपेंडेंट एविडेंसेस के साथ कोरोबरेट किए सिर्फ एक्सपर्ट के एविडेंस पर रिलाई करना अनसेफ होता है। और ये बात कोर्ट ने कही थी गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1996 के केस में। बाकी अगर कोर्ट एक्सपर्ट की ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो एक्सपर्ट की ओपिनियन ना रह के बन जाती है कोर्ट की ओपिनियन। तो ये हो गई एक्सपर्ट के ओपिनियन की एविडेंशियरी वैल्यू। अब सेक्शन 40 भारतीय साक्षी अधिनियम का ये कहता है कि जैसे कि आपको पता ही है, हम भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 3 में ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो एविडेंस है वो दो ही चीजों के बारे में दिया जा सकता है। नंबर फर्स्ट फैक्ट एंड इशू के बारे में, नंबर 2 रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। तो जो तथ्य इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं होता है वो इररिलेवेंट होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 40 में कह रहे हैं कि अगर कोई फैक्ट वैसे तो इररिलेवेंट है बट वो भी इररिलेवेंट हो सकता है कब, जब वो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन को या तो सपोर्ट कर रहा है या फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो ए है उसके ना अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है, फिर उसकी बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। तो जब मेडिकल ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो वो ये रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि ए को ना जहरीली सुई से मारा गया है, जहरीली सुई चुभा के। तो अब यहाँ पर कुछ आई विटनेस मिलते हैं जो कि ये तथ्य पेश करते हैं कि ए को तो सांप ने काटा था। तो अब यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर ने अपना ओपिनियन दिया है, रिपोर्ट बनाकर दी है कि ए को सुई लगी थी जहरीली, उसको आई विटनेस ने ये जो तथ्य पेश किया है वो तथ्य क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो वो तथ्य यहाँ पर सेक्शन 40 में हो जाएगा रेलेवेंट। अगला सेक्शन है सेक्शन 41। इस सेक्शन में सबसे पहले सबसेक्शन 1 जो दे रखा है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 47 हुआ करता था। वहीं जो सबसेक्शन 2 यहाँ पर आप पढ़ोगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 47A हुआ करता था। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की ये दोनों सेक्शन भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 41 में डाल दिए और इसी हिसाब से उसका यहाँ पर हेडिंग आपको देखने को मिलता है। तो सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी है इस बारे में कि क्या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है या साइन किया गया है, तो जो भी सस्पेक्टेड पर्सन लग रहा है कि इसने लिखा है या साइन किया है, उस सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग से जो व्यक्ति एक्विंटेड है उस व्यक्ति की यहाँ पर कोर्ट ओपिनियन ले सकती है और उस व्यक्ति की ओपिनियन यहाँ पर हो जाएगी रेलेवेंट। अब सवाल ये आता है कि कब हम कहेंगे कि कोई पर्सन सस्पेक्टेड की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है, फेमिलियर है। ऐसा हम तब कहेंगे जब वो सस्पेक्टेड को लिखते हुए देखा हो या फिर इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन, लाइक उस पर्सन ने सस्पेक्टेड पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिखकर भेजा खुद ही या फिर अपने अथॉरिटी के तहत लिखकर भिजवाया, तो तब उस कम्युनिकेशन के रिस्पॉन्स में अगर सस्पेक्टेड के द्वारा उसने लिखे हुए डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं तो तब भी हम कहेंगे कि वो पर्सन सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है। नेक्स्टली अगर वो हैबिचुअली डील करता है उन डॉक्यूमेंट से जो कि सस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा लिखे गए होते हैं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो हैबिचुअली डील करते हैं उन डॉक्यूमेंट से, देन तब हम कहेंगे कि वो पर्सन एक्विंटेड है सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग से। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर कोर्ट को किसी पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में राय लेनी है तो तब वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू की, उसकी ओपिनियन हो जाएगी यहाँ पर रेलेवेंट उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में। ओके, और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 39 में भी हमने हैंडराइटिंग के बारे में ओपिनियन की बात की थी और सेक्शन 41 में भी सेम ही बात करी अभी हमने, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि सेक्शन 39 में जिसकी ओपिनियन लेने की बात की जा रही है वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता है जो कि सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड नहीं होता है, क्योंकि उसने ना तो सस्पेक्टेड पर्सन को लिखते हुए देखा होता है, ना ही उसने ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन कोई डॉक्यूमेंट सस्पेक्टेड पर्सन के द्वारा लिखे हुए रिसीव किए होते हैं, और ना ही वो हैबिचुअली डील किया हुआ होता है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि सस्पेक्टेड के द्वारा लिखे हुए हों इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, वहीं सेक्शन 41 में जिसकी ओपिनियन ली जा रही है वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं होता है, बल्कि वो ओपिनियन देता है क्योंकि वो
सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड होता है, और कोई पर्सन सस्पेक्टेड पर्सन की हैंडराइटिंग से कब एक्विंटेड है ऐसा कहा जाएगा, ये हमने सेक्शन 41 के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर लिया है। भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 42 में जिस कस्टम एंड राइट की बात की गई है वो होता है जनरल, जो कि कॉमन होता है टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर प्राइवेट कस्टम या प्राइवेट राइट की बात नहीं की गई है। और जनरल राइट का एग्जांपल यहाँ पे ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर विलेज के विलेजर्स को किसी पर्टिकुलर वेल से पानी यूज करने का जो राइट है वो। ओके, तो क्या कह रहे हैं मतलब जनरल कस्टम एंड राइट के बारे में सेक्शन 42 में? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर सवाल ये आए कि कोई जनरल कस्टम एंड राइट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो तब उसके बारे में जो लोग अवेयर हैं उनकी ओपिनियन सेक्शन 42 में रेलेवेंट हो जाएगी। सेक्शन 43 भारतीय साक्षी अधिनियम का ये कहता है कि अगर कोर्ट को जरूरत पड़ती है, यहाँ पर जो चीजें मेंशन है ना उनमें से किसी के भी बारे में राय लेने की, तो तब कोर्ट राय ले सकता है उन पर्सन से जिनको इनमें से किसी भी चीज़ का स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। तो वो चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहली चीज़ है यूसेज एंड टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, मतलब किसी फैमिली में कौन से प्रथाएं वगैरह चलती हैं, कौन से उनके सिद्धांत वगैरह चलते हैं, नियम कानून वगैरह जो अपनी फैमिली में लोगों ने बनाए हुए होते हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग अगर कोर्ट को ओपिनियन लेनी है, या फिर किसी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन के गठन के बारे में, उसके गवर्नेंस के बारे में ओपिनियन लेनी है, या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के बीच कोई वर्ड वगैरह या टर्म्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं उनके मीनिंग के बारे में अगर कोर्ट को ओपिनियन लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर एक एरिया में डिफरेंट मीनिंग में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पहाड़ों में ना एक माल्टा होता है, इज अ काइंड ऑफ ऑरेंज, ठीक है, मतलब ऑरेंज को भी फेल कर देता है, वो इतना खतरनाक होता है ना, बाय गॉड एक बार आपने खा लिया ना तो आपको ऑरेंज खाने में ना फीका फीका सा लगेगा, इतना यम्मी होता है, इतना टेस्टी होता है ना। जब भी मैं माल्टा को याद करती हूँ तो मुझे अपना पौड़ी कैंपस याद आ जाता है जहाँ से मैंने LLM किया था। बाय गॉड वहाँ पे मैंने बहुत माल्टे खाए थे। तो जब मैंने अपने किसी हरियाणवी फ्रेंड को बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पौड़ी में माल्टा मिलता है, देन ही सेड कि भाई ये माल्टा तो हमारे यहाँ जो दारू के पौवे होते हैं ना उसको बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि जो प्याज होती है हमारे यहाँ नॉर्मली उसको प्याज बोलते हैं, वहीं आप चले जाओ मुंबई में उसको वहाँ पे कांदा बोलते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग के बारे में कोर्ट ऐसे लोगों की ओपिनियन ले सकता है जिनको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उनका। अब सेक्शन 44 में ये बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट को ओपिनियन लेनी है इस बारे में कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन जिसकी वो ओपिनियन ना उसके कंडक्ट से उसने एक्सप्रेस भी की हो, ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन कोर्ट यहाँ पर ले सकता है जिसको उस चीज़ का ना स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। और वो व्यक्ति जिनका रिलेशनशिप पता किया जा रहा है ना उनकी फैमिली का मेंबर हो सकता है या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, सवाल ये आता है कि क्या A एंड B शादीशुदा थे, तो तब उनके वो फ्रेंड्स जो कि यूजुअली उन दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ट्रीट करते थे, तो वो इस बारे में ओपिनियन दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर सवाल ये आता है कि क्या A B का लेजिटिमेट सन था, तो फैमिली के वो मेंबर जो कि A को हमेशा B के लेजिटिमेट सन की तरह ट्रीट करते थे वो यहाँ पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या A B का लेजिटिमेट सन था। बाकी सेक्शन 44 में रिलेशनशिप के बारे में जो ओपिनियन रेलेवेंट हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है डिवोर्स एक्ट के तहत चलने वाली प्रोसीडिंग में मैरिज को प्रूव करने के लिए, या फिर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 एंड 84 में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं लाइक बाइगेमी वाले और मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस जो है उनके प्रोसिक्यूशन में मैरिज को प्रूव करने के लिए सेक्शन 44 की रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ओपिनियन काफ़ी नहीं है। आज के वीडियो का आखिरी सेक्शन है सेक्शन 45 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम, जो कि ये कहता है कि अगर किसी लिविंग पर्सन की, ध्यान रखना है यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग पर्सन, अगर किसी लिविंग पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट हो रही है तो जिन ग्राउंड्स पर वो ओपिनियन आधारित है वो ग्राउंड्स भी यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे ही खाली मूली ओपिनियन फॉर्म करके दे दी और काम चल गया, ऐसा नहीं होता है भाई। वो ओपिनियन आखिर आपने फॉर्म क्यों की, उसके पीछे रीजंस क्या है, क्या ग्राउंड्स हैं, ये भी जरूरी होते हैं बताने, जो कि रेलेवेंट होता है सेक्शन 45 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम में। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया और वो ओपिनियन कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित था जिनकी वजह से उसने वो ओपिनियन फॉर्म किया, तो वो एक्सपेरिमेंट्स
के बारे में भी वो अपना टेस्टिमनी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 45 में होंगे रेलेवेंट। तो आज की वीडियो में हमने एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में काफी कुछ जाना। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है एंड जो आई विटनेस की टेस्टिमनी होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल हैं वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेज करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेज करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।